हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका स्टार्ट हो रहा है जेई मेंस 2020 क्रैश कोर्स। हम फर्स्टली मैथमेटिक्स लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसका फुल कंसेप्ट, थ्योरी एंड लास्ट 10 इयर्स जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस। तो बात करते हैं, अगर किसी स्टूडेंट्स ने लास्ट 50 डेज एग्जाम स्ट्रेटेजी जी फॉर जेई मेंस 2020 वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, तो वहां जाके फर्स्ट उस वीडियोस को देखिए, देन आफ्टर डेट ये लेक्चर अटेंड कीजिएगा, तो बहुत सारी चीजें वहां पर आपकी क्लियर हो जाएगी। देन उस वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है कि ये पॉइंट्स है बहुत सारे, डिस्टर्बिंग फैक्टर्स क्या होते हैं जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस वक्त, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पूरे एंटायर सिलेबस को किस टाइप से अब एनालिसिस करना है 50 डेज के लिए, उसके अलावा टाइम टेबल क्या होना चाहिए पर डे बाई डे एंड वीकली आप लोगों का, और फर्दर फिर कौन सी बुक्स अब पढ़नी चाहिए या कौन से नोट्स स्टडी मटेरियल्स पढ़ने चाहिए या कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, ये सारी चीजें वहां पर डिस्कस की उस वीडियो में। और फर्दर लास्ट 50 डेज का जो क्रैश कोर्स है उसके क्या फीचर्स है वो भी हम आगे अभी डिस्कस करूंगा, और फ्री टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए वो आप कैसे कहाँ दे सकते हैं वो भी डिस्कस किया मैंने। तो सबसे पहले फीचर्स की बात करते हैं, तो फ्री 50 डेज की आपकी क्लासेस चलेगी, और इसके अलावा डाउट डिस्कशन जो है हम सोच रहे हैं कि वीकली आपके लिए एक लाइव वीडियो लेके आए जिसमें आपके डाउट डिस्कस करें। देन आपको रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज में मिलेगी, और फर्दर जेई मेंस की फ्री टेस्ट सीरीज भी है, और लास्ट 10 इयर्स क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे चैप्टर बाई चैप्टर। नाउ हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस के बारे में। तो मैट्रिसेस आप लोगों को पता ही है कि मैट्रिसेस आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, बेसिक कंसेप्ट। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि मैट्रिसेस इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये सारे नंबर्स को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स का ये एलिमेंट्स हो जाएंगे। यहाँ पर ये कॉलम्स होते हैं और ये वाली चीज रोज होती है। तो ये कॉलम को ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम C2 इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और यहाँ पर लिखा जाता है इसका ऑर्डर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो रोज है फर्स्ट लिखा जाता है वो रोज होती है, और सेकंड जो लिखा जाता है वो कॉलम्स होती है। तो यहाँ पर रोज मल्टीप्लाई कॉलम्स जो है वो इसका ऑर्डर होगा, तो इसको प्रोनाउंस करेंगे M/N ऑर्डर का या मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट नंबर जो अगर कोई एक मैट्रिक्स है जिसका यहाँ पर लिख दिया 5/3, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज जो हो जाएगी, रोज जो होगी वो 5 होगी, और जो 3 है वो उस मैट्रिक्स के कॉलम्स हो जाएंगे। तो इस टाइप से हम रोज और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता ही है। इसके अंदर जो एलिमेंट लिखे रहते हैं, तो ये A11 रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, A12 मींस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, इसी टाइप से ये 21 है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो इस टाइप से यहाँ पर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो AIJ स्टैंडर्ड इसका एलिमेंट होता है, जिसमें I रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ रो को और J रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ कॉलम्स को। उसके बाद बात करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो क्या होते हैं, रोज इंटू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो किसी भी मैट्रिक्स के जितनी रोज है, अब यहाँ पर m रोज n कॉलम है, तो यहाँ पर m मल्टीप्लाई n यानी mn इसके नंबर ऑफ एलिमेंट हो। इस मैट्रिक्स, अब कैपिटल अल्फाबेट से किसी मैट्रिक्स को नेमिंग करते हैं, तो इसको मैट्रिक्स को b कह दिया मैंने। अब b मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं nb से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स बी। तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट बी मैट्रिक्स में कितने हो जाएंगे, तो वो यहां पर 5 इंटू 3 यानी 15 नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट हो सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स इज 120 देन हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल मैट्रिक्स आर पॉसिबल। तो यहां पर 120 अगर टोटल एलिमेंट है तो और कितनी ऑर्डर्स की मैट्रिसेस आप बना सकते हैं। तो एक तो 120 बाय 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती है, जिसमें क्या हो जाए कि 120 तो रोज हो जाए और एक कॉलम हो, तो भी 120 मल्टीप्लाई 1 से नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स 120 आएंगे। फिर यहाँ पर 120 बाय 1 इस ऑर्डर की भी हो सकती है, ये हो गया 1 बाय 120 भी हो सकती है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर 2 बाय 60 भी हो सकती है, 60 बाय 2 भी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे, बट एक एक ऑर्डर को ऐसे चेक करेंगे तो परम्यूटेशंस अगर लगाएंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा प्रोसेस। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है कि टोटल जो 120 आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है उसके पहले प्राइम फैक्टर कर लो। तो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे 120 के वो हो जाएंगे 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये प्राइम फैक्टर होगा इसके 120 के। अब क्या करना है कि टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल अगर आपको मैट्रिसेस पता करनी है तो क्या कर लो, जो भी पावर्स है उसको 1 इंक्रीज कर लो, नेक्स्ट पावर है उसको भी 1 इंक्रीज कर लो, एंड नेक्स्ट पावर है उसको भी 1 इंक्रीज कर लो। तो जो पावर्स है
उनको +1 करके हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो इट मीन 16, यानी 16 पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे। अगर इस टाइप से बना के देखोगे तो भी उतने ही बनेंगे, ना कम ना ज्यादा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोटल पॉसिबल ऑफ 16 ऐसे मैट्रिसेस बनेगी जिसके 120 नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट टाइप जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एक चीज इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि एनटीए ने नेशनल टेस्ट अभ्यास करके एक ऐप लॉन्च की है, जिसमें आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं जेई मेंस के, उसी पैटर्न के जो जेई मेंस अभी होगा, क्योंकि एनटीए ही आपका जेई मेंस ऑर्गेनाइज कराता है, कंडक्ट करवाता है। तो सेम पैटर्न के अगर टेस्ट दोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेंगे, और ये टेस्ट टोटली फ्री है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड्रॉइड पर जो है वो अभी अवेलेबल है, ये आईओएस पर जल्दी आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में 12th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, एक बार क्विकली वापस रिवाइज करा रहा हूं मैं जल्दी जल्दी, तो आपको ये सारी चीजें एक बार रिकॉल हो जाएगी। तो यहाँ पर बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 रो हो, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो रो 1 है, कॉलम n कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम ओनली एक होना चाहिए, बाकी रोज कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पर ऑर्डर m/1 हो गया, इट मीन नंबर ऑफ जो रोज है वो m हो गई, कॉलम्स एक ही होना चाहिए क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट जो टाइप है वो जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, सारे एलिमेंट क्या होंगे इसकी, जीरो होंगे, और किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है कि ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में दिख रही है। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट का मतलब कि ये सोई हुई दिख रही है, और यहाँ पर ये कब ऐसा होगा, जब m रोज और n कॉलम है, तो यहाँ पर रोज जो है वो कम होगी कॉलम से, तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट जो टाइप आता है वो आता है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल में वर्टिकल फॉर्मेट में दिख रहा है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि नंबर ऑफ रोज ज्यादा होगी कॉलम से इसमें। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है स्क्वायर, क्योंकि आगे ज्यादातर जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर ही पढ़ेंगे, और डिटर्मिनेंट भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड कर सकते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि रोज और कॉलम जो है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाते हैं, m इज इक्वल टू n हो जाता है, और इक्वल नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम होता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें काम आती है डायगोनल। डायगोनल क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट जिसके रोज और कॉलम सेम हो, तो a11 जिसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, a22 फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम का, a33 इसी टाइप से a आई आई या ए एन एन। तो यहां पर जिन ऐसे एलिमेंट जिन रोज और कॉलम दोनों क्या हो, ऐसे एलिमेंट जिनके रोज और कॉलम सेम हो, उन एलिमेंट से मिलकर बनता है डायगोनल। तो ये जो मेन डायगोनल होगा इस स्क्वायर मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल होता है। बाकी दूसरी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम इक्वल नहीं होते हैं उनको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, तो उसमें डायगोनल नहीं होता है। तो यहाँ पर डायगोनल ये सारे क्या होंगे, ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे इनके, जिसमें तो यहाँ पर i इज इक्वल टू 0 हो जाए ऐसे एलिमेंट्स का, वो डायगोनल बनाते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट आती है डायगोनल मैट्रिक्स आ गई। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, नॉन डायगोनल एंट्री 0 हो जाए। तो डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होंगे। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे देता हूं कि यहाँ पर 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाया है, तो यहाँ पर इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 है, 0 है, बट डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 नहीं है। नॉन डायगोनल यानी डायगोनल को हटा के सारे एलिमेंट क्या है, 0 है, बट डायगोनल के एलिमेंट 0 नहीं है, इसलिए इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। फर्दर हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। तो एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स नाम आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट 0 होंगे, बट डायगोनल एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाएंगे। यानी एक मैट्रिक्स एग्जांपल लिखा हुआ है, उसके डायगोनल एलिमेंट जो है वो सारे इक्वल है यानी सेम है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, इट मींस ये स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जो यूज होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको। तो यहां पर ये मैट्रिक्स क्या होती है कि ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट जो है वो 1 हो जाए। नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 होंगे होंगे क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है, तो सारे डायगोनल एलिमेंट तो 1 हो बट नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर तो होती है, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एन ऑर्डर की जो यूनिट मैट्रिक्स होगी उसको आई एन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब 2x2 ऑर्डर की है तो i2 हो जाएगी, 3x3 ऑर्डर है तो i3 हो जाएगी, 4x4 ऑर्डर है तो i4 हो जाएगी। तो ध्यान रखना है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। उसके बाद बात आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दो टाइप की होती है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। ध्यान रखना है, अपर ट्रायंगुलर का मतलब ये होता है कि यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ये एक तो सबसे फर्स्ट, और स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल होता है, तो डायगोनल के लोअर वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। तो डायगोनल का जो लोअर पोर्शन होगा वो 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। लोअर पोर्शन के सारी एंट्रीज अपर है तो लोअर पोर्शन की सारी एंट्रीज 0 होगी। तो यहां पर ऊपर की साइड एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए इसको अपर ट्रायंगुलर कहते हैं। नेक्स्ट है लोअर ट्रायंगुलर। तो लोअर ट्रायंगल में आपके देख रहे हैं कि लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल का अपर पोर्शन जो है वो 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखना।
तो यहाँ पर नीचे की साइड एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। तो डायगोनल के ऊपर सारे एंट्रीज जीरो होगी, बाकी नीचे जो है वो कोई भी एंट्रीज हो सकती है, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस मींस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कभी नहीं होता मैट्रिसेस का। तो फर्स्टली आता है कि इक्विलिटी, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो टू को मैट्रिक्स कभी भी इक्वल कब होगी, जब उनका ऑर्डर्स इक्वल होना चाहिए थी। यहाँ पर टू मैट्रिक्स गिवन है, इक्वल है, तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो इसका ऑर्डर भी आपके सामने 2/2 है। तो टू मैट्रिक्स कब इक्वल होती है, जब उनका ऑर्डर्स इक्वल हो और साथ में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी A11 इक्वल हो जाएगा A11 के, A12 इक्वल हो जाएगा A12 के, सिमिलरली A21 इक्वल हो जाएगा A21 के, और A22 इक्वल हो जाएगा A22 के। तो यहाँ पर देखो कि 1 1 के इक्वल है पहले से, 2 2 के भी इक्वल है, 3 3 के भी इक्वल है, और यहाँ पर सिमिलरली 2x इक्वल हो जाएगा 4 के, तो फर्दर x आपके पास आ जाएगा 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई अगर ये गिवन 2 इक्वल मैट्रिक्स है। तो दो चीज ध्यान रखनी इक्वल मैट्रिक्स में, एक तो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स जो भी हम इक्वल कर रहे हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, उसके बाद इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट फर्दर हम बात करेंगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो कभी भी टू मैट्रिक्स एड कब होगी, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स एड होगी, और साथ में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो एड हो जाएंगे। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी A11 में, तो यहाँ पर टू मैट्रिक्स गिवन है, A11 में A11 एड हो जाएगा, A21 में A21 एड हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 + 2 यही हुआ है, 2 + 4 यही हुआ है, नेक्स्ट 3 + 0 यही है, तो यहाँ पर 1 + -1 यही चीज है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, ऑर्डर सेम है, देखो इसका 2/3 है तो इसका 2/3 तभी ऐड होगी, अदरवाइज कभी भी टू अनइक्वल ऑर्डर्स वाली मैट्रिक्स ऐड नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऐड होने के बाद ये 1 + 2 3 आया, 2 + 4 6 आया, 3 + 0 3 आया। तो यहाँ पर ध्यान रखना इसका ऑर्डर भी 2/3 है, तो टू इक्वल ऑर्डर की मैट्रिक्स ऐड होगी, और रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी सेम होगा। तो यहाँ पर ये लिखा है कि दो मैट्रिक्स है वो ऐड हो रही है, तो इसका ऑर्डर भी m/n है, इसका भी m/n है, तभी ऐड होगा। मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होने के बाद नई मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर भी सेम ही होगा, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो ये दो रूल ध्यान रखने। उसके बाद हम फर्दर बात करते हैं कि मल्टीप्लीकेशन बाय ए कांस्टेंट। कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पर k, अब मैट्रिक्स से अगर इसको मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट वैल्यू को स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं, तो यहाँ पर k मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो ये ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि k अंदर जाके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इस टाइप से, जैसे 2 एग्जांपल है, 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 × 4 8 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस 1 से तो ये 2 हो जाएगा, अगेन 2 इस 2 से होगा तो 4 हो जाएगा। तो इस टाइप से मैट्रिक्स क्या होगी, ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी कांस्टेंट वैल्यू से, तो क्या होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई होकर रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी। नेक्स्ट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो कभी भी टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होती है, मल्टीप्लीकेशन रूल क्या होता है कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m/n है, दूसरी मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर n/p है। अब दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होगी, जरूरी नहीं कि टू मैट्रिक्स ऑलवेज मल्टीप्लाई हो। इससे पहले हमने जो एडिशन का रूल पढ़ा था, सेम रूल सब्सट्रैक्शन के लिए भी यूज होता है। टू मैट्रिक्स सब्सट्रैक्ट कब होती है, जब सेम ऑर्डर की और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्सट्रैक्ट होते हैं। मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में कोई भी टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होती है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है यानी n, वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाए, यानी n = n है तभी मल्टीप्लाई होगी। यानी फॉर एग्जांपल एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ऑर्डर मैं यहां पर दे देता हूं 3/5, और एक बी मैट्रिक्स लिख देता हूं जिसका ऑर्डर मैं यहां पर लिख देता हूं, ये इसका 3/5 है, और इसका ऑर्डर आपके पास मैं लिख देता हूं 5/2। तो यहां पर ये 5 5 के इक्वल है तभी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी, और जो रिजल्टेंट आएगा a × b करने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/2, ये ध्यान रखना। तो यहां पर नए मैट्रिक्स का ऑर्डर m/p हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है देखो, इसका रोज और इसका कॉलम, रिमेनिंग जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर बन जाएगा। तो यहां पर टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होती है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाए, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, ये वाला। तो ये आ गया, ठीक है, ये एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन। नाउ नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, कुछ स्पेशल केसेस में यहाँ पर ए बी बी ए के इक्वल होता है जब दोनों का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स आ जाए या आइडेंटिटी आ जाए, जो आगे डिस्कस करेंगे, बट जनरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। अब यहाँ पर ए बी और बी ए फाइंड करना है, जबकि ए और बी मैट्रिक्स गिवन है, तो मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा, बट एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए। तो यहाँ पर
ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पहले लिखेंगे बी बाद में, तो ए मैट्रिक्स फर्स्ट लिख दिया, सेकंड बी लिख दिया। अब क्या करते हैं कि कोई भी टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है तो क्या करते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज को हम मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। ये तो आपको पता ही है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। तो यहां पर ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे तो 1 4 से मल्टीप्लाई होगा एंड 2 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 14 आ जाएगा। रोज ये रखनी है और नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से 5 एंड 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -8 से यानी -16 आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, रो वही रखनी है और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 6 6 हो जाएगा, देन सेकंड एलिमेंट सेकंड से होके ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस टाइप से फर्स्ट रो का तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि सेकंड रोज का भी तीनों कॉलम से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 10 3 4 जा 12, फिर -4 7 जा 28, नेक्स्ट 3 5 जा 15, माइनस प्लस 32 8 4 जा, नेक्स्ट 3 6 जा 18 और -4 इंटू 2 -8। नेक्स्ट मल्टीप्लाई होगा थर्ड रो का तीनों कॉलम से रेस्पेक्टिवली तो 5 4 जा 20, अगेन 42, नेक्स्ट 5 5 जा 25 माइनस 48 एंड अगेन 30 प्लस 12। तो यहां पर ये मल्टीप्लाई होने के बाद अब सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 18 के -11 10, उसके बाद यहां पर ये आ जाएगा -16, ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 47 एंड 10 और यहां पर ये हो जाएगा 62, ओके, -23 एंड 42। तो यहां पर आपके पास a इंटू बी आ गया। b इंटू ए भी फाइंड करते हैं यहां पर, तो क्या होगा सिमिलरली ये इससे मल्टीप्लाई होगा। एक चीज और ध्यान रखने की, ए बी मल्टीप्लाई हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा, सबसे पहले वो भी चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है वो 3/2 ऑर्डर का और यहाँ पर 2/3 ऑर्डर का। तो मल्टीप्लाई कब होती है मैट्रिक्स, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रोज सेम हो जाए। तो दोनों सेम है तो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 का होगा। तो यहाँ पर देखो ये 3/3 ऑर्डर। नेक्स्ट यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, तो 2/3 ऑर्डर है और ये 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रोज इक्वल होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन के लिए, है इक्वल, तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 होगा तो इसका ऑर्डर 2/2 हो जाएगा यहाँ पर रिजल्टेंट का। तो अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 देन 15 अगेन 6 5 जा 30। तो इसी टाइप से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, तो वो प्रोडक्ट आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन पे इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि जनरल है, 12th क्लास बोर्ड में आपने पढ़ा है तो आपको आती होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन है ये, तो ये भी बोर्ड क्लास का क्वेश्चन ही है जनरली, बट कैलकुलेशन के लिए थोड़ी सी रिदम बन जाए, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए मल्टीप्लिकेशन का, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो एक्स फाइंड करना है, जबकि ये मल्टीप्लाइंग विद दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइंग विद दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ये दे रखा है 1x1, देन मैं क्या कर रहा हूं कि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं। तो ये जो फर्स्ट रो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 इंटू 1 हो जाएगा -4 प्लस 9, ओके। नेक्स्ट सेकंड रोज मल्टीप्लाई होगी अगेन तो हो जाएगा 4 -10 और प्लस 18, ओके, 4 इंटू -10 प्लस 18। नेक्स्ट थर्ड रो मल्टीप्लाई होगा अगेन तो 3 -4 प्लस 50 इज इक्वल टू। तो यहां पर अब अगेन क्या, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 - 4 6 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 22 - 10 12 आ जाएगा और लास्ट जो हो जाएगा 15 और ये 14 आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू। अब ये मल्टीप्लाई होगा इससे ये, तो ये आ जाएगा 6 + 12x + 14 इज इक्वल टू ओ, यानी 0 मैट्रिक्स 0 एलिमेंट हो गया। कंपेयरिंग करेंगे तो हो जाएगा 6 + 12x + 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 12x इज इक्वल टू 14 + 6 -20 हो जाएगा तो x आ जाएगा -20/12 विच इज 6 से कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पर किससे 4 से कैंसिल हो रहा है 5 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, तो -5/3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहाँ पर a इंटू बी, बी इंटू ए के इक्वल नहीं होता है,
ठीक है ना। बट a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू एस, स्पेशल केसेस में अगर दोनों ही जीरो मैट्रिक्स आए तो इक्वल होता है फर्स्ट केस, और a इंटू बी और b इंटू ए दोनों ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे तो सेकंड केस, तब वो दोनों इक्वल होते हैं, बाकी अदरवाइज नॉट इक्वल होता है। इसके अलावा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है, यानी पहले a इंटू बी फाइंड करके उसका मल्टीप्लिकेशन c के साथ करें, या पहले b इंटू सी फाइंड करके उसका मल्टीप्लिकेशन a के साथ करें। तो ऑर्डर सेम है, देखो abc, यहाँ पे भी abc, तो एसोसिएटिव रूल को ये फॉलो करता है। नेक्स्ट जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि यहाँ पर a प्लस बी अंदर सम हो रहा है और फिर उसका मल्टीप्लाई हो रहा है c के साथ, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दे तो a आगे ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, देखो AC प्लस BC, तो वही चीज लिखी हुई है। या अगर मैं इसको A को आगे लिख दूं और ब्रैकेट में B प्लस C कर दूं तो AB प्लस AC, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी रूल को फॉलो करता है। अगर इस टाइप से करेंगे तो कोई भी ABC मैट्रिक्स के लिए सेम होगा। उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज है कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है उसको एक जीरो मैट्रिक्स के साथ क्या किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर जीरो मैट्रिक्स से आता है, कोई भी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो बस। हाँ, मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होना चाहिए, यानी इसका जो कॉलम है वो इसके रोज के इक्वल होना चाहिए। तो जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन जाएगा, m बाई n ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल रूल्स को फॉलो करता है कि जैसे a इंटू ए जो होता है वो a स्क्वायर होता है, और a स्क्वायर इंटू ए जो है वो a क्यूब हो जाता है। तो इस टाइप से ये कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। प्लस किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वापस वही ए मैट्रिक्स ही आती है, तो a इंटू आई करो या i इंटू ए करो वापस a ही आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है कि एक a मैट्रिक्स गिवन है और आपको ये एक फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन को ये क्या करना है, मैट्रिक्स का एफ ए फाइंड करना है। तो एफ ऑफ ए, तो यहां पर x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, a रिप्लेस कर देंगे, तो f ऑफ x आपके पास है, उसमें x की जगह a रखने पर ये 1 बन जाएगा i, क्योंकि किसी भी यहां पर x की जगह a आएगा तो मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट वैल्यू तो ऐड नहीं हो सकती, तो जब भी किसी भी मैट्रिक्स में जैसे a प्लस 5 इस टाइप से लिखा हो तो 5 के साथ हमें i लिख देना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फंक्शन से अगर कोई भी पॉलिनोमियल से हमें मैट्रिक्स की इक्वेशन बनानी है या एक्सप्रेशन बनाना है तो वहां पर a के साथ अगर कोई कांस्टेंट आता है तो उसके साथ i लिख दो, तो 1 है तो 1 को i से मल्टीप्लाई कर दिया, इट मींस i हो गया। जहां जहां इसमें x दिख रहा है वहां क्या रखना है, a रखना है, क्योंकि f ऑफ a पता करना है, तो यहां पर a रख देंगे, यहाँ पे भी a रख देंगे, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला a क्यूब होगा, अगेन कहां तक, a पावर 16 तक जा रहा है, देख लो। अब यहां पर फर्स्टली हमें i तो पता है, लिख सकते हैं डायरेक्टली, i पता है तो i क्या लिख सकते हैं हम कि i जो होती है 2x2 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, क्योंकि a भी 2x2 ऑर्डर का है और a क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देख लो 0050। अब a स्क्वायर क्या होगा ये पता करना है, तो यहां पर साइड में हम फाइंड कर लेते हैं a स्क्वायर क्या होता है, a इंटू ए होता है, और a मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है 0050 एंड अगेन a से मल्टीप्लाई कर देते हैं 0050। दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, रो से कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, क्योंकि 0 प्लस 0 अगेन क्या होगा, 0 आएगा, अगेन ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो मतलब a स्क्वायर जो आपके पास आ गया वो 0 मैट्रिक्स आ गया। अब a क्यूब अगर फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पर a क्यूब a4 a पावर 5 अप टू a पावर 16 फाइंड करना है, तो a क्यूब कितना होगा, a इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर a तो ठीक है, और a स्क्वायर जो हमारे पास 0 आया तो ये क्या बन गया, वापिस 0 बन गया। सिमिलरली a पावर 4 भी क्या होगा, a क्यूब इंटू a होगा, a क्यूब 0 है तो a से मल्टीप्लाई किया 0 हो जाएगा। तो ये सारी मैट्रिसेस आगे वाली जो सारी मैट्रिसेस ये सारी बन जाएगी जीरो मैट्रिक्स, और किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स ऐड करने पर वापस वही मैट्रिक्स आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में जीरो ऐड होगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो यहां पर ये सारी मैट्रिक्स क्या हो गई, जीरो मैट्रिक्स बन गई, तो मतलब ओ यानी जीरो मैट्रिक्स ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इन दोनों मैट्रिक्स का जो सम होगा वही एफ ऑफ ए हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 5 0 एंड 1, तो यहां पर आपके पास बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम कि ट्रेस, तो ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ द ऑल डायगोनल एलिमेंट। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल किस में होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, तो 3x3 ऑर्डर की मैंने क्या ले ली, स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, और यहां पर दूसरे एलिमेंट जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने जी लिखे हुई है, ये कुछ भी हो सकते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इनके सारे डायगोनल एलिमेंट, यानी डायगोनल एलिमेंट का मतलब ये हो गया, तो सारे डायगोनल एलिमेंट का अगर ये मैट्रिक्स का नेमिंग ए कर दूं
तो सारे डायगोनल एलिमेंट का जो सम है, यानी 5 डायगोनल एलिमेंट फर्स्ट 5 है, फिर -3 है और फिर +1 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3, तो ये आ जाएगा आपके पास ट्रेस ऑफ ए। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट का जो सम है वो उस मैट्रिक्स का ट्रेस होता है। नेक्स्ट ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज है, तो कि कांस्टेंट वैल्यू को अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके ट्रेस फाइंड करे या पहले ट्रेस फाइंड करके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करे, सेम आता है। देन उसके बाद अगर कोई टू मैट्रिसेस है उसको अलग अलग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ट्रेस फाइंड करके ऐड करे या अलग अलग पहले ट्रेस फाइंड करके फिर मल्टीप्लाई कांस्टेंट वैल्यू से, तो भी सेम आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि a इंटू बी मैट्रिक्स अलग होती है और b इंटू ए मैट्रिक्स अलग होती है, बट a इंटू बी और b इंटू ए मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा यानी उनके डायगोनल एलिमेंट का सम होगा वो इक्वल होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बस दोनों एडजस्ट करनी चाहिए। एडजस्ट कब होती है? टू मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रोज सेम आए। यहां पर अगर वीडियोस अभी तक देख रहे हैं और नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन आएगा, और लाइक और शेयर करते रहे दूसरे स्टूडेंट्स फ्रेंड्स को, जिससे उनको भी प्रॉफिट हो जाए। और इसकी जो पीडीएफ है इस पूरे फाइल की वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं रिवीजन के लिए। अब कुछ स्पेशल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे हम, कि सबसे पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ए के ऊपर टी या ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ट्रांसपोज क्या होती है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसके रोज को किसमें बना दे, हम कन्वर्ट कर दे यहाँ पर कॉलम में, रोज को कन्वर्ट कर दे कॉलम में, यानी A1 B1 यहाँ पर जो है A1 B1 इसकी कॉलम बना दिया, फिर सेकंड रोज को कन्वर्ट कर दिया सेकंड कॉलम में यहाँ पर। तो किसी भी मैट्रिक्स के फर्स्ट रोज को यानी क्या कर दे, हम रोज को हम कन्वर्ट कर दे उस मैट्रिक्स के कॉलम में, तो ट्रांसपोज बन जाती है। मतलब कुल मिला के किसी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दे या कॉलम को भी रो में, देखो फर्स्ट कॉलम जो है वो यहाँ फर्स्ट रोज बन गई, एक ही बात है। ठीक है, तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट करो या कॉलम को रोज में कन्वर्ट करो, बनती है ट्रांसपोज। एटी या एडे से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज की। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज फाइंड करें तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज अलग अलग ट्रांसपोज करके सम करेंगे तो इक्वल आएगा। सब्सट्रैक्शन में भी ये होता है कि a माइनस बी का ट्रांसपोज जो होता है वो a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो इक्वल आता है। दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि कोई दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज जो होता है वो इन्वर्टिबल प्रॉपर्टी भी कहते हैं या रिवर्सिबल लॉ भी कहते हैं, कि बाद वाली पहले लिख देते हैं उसका ट्रांसपोज इंटू ए का। अगर यार थ्री मैट्रिक्स है ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज फाइंड करना है तो इन्वर्टिबल यानी उल्टा चलते हैं, सी का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ज्यादा भी हो तो भी ये रूल लिखा हुआ है कि अगर बहुत सारी मैट्रिक्स है तो ए एन का ट्रांसपोज पहले आ जाएगा फिर अप टू इस टाइप से फॉर्म हो जाएगी। तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज है। अब आती है नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वापस वही मैट्रिक्स बन जाए, तो वो बन जाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है तो सबसे पहले आपको अगर बनानी है और आइडेंटिफाई भी करनी की है या नहीं है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि कोई भी डायगोनल एलिमेंट हो सकते हैं 5 8 -1। अब यहां पर जो एलिमेंट लिखो जैसे 3 2 6 लिख दिया तो वो यहां पर भी वही एलिमेंट लिखने पड़ेंगे 3 2 और 6। तो यहां डायगोनल एलिमेंट के ऊपर और नीचे ये 3 2 6, तो इधर भी 3 2 6 है। तो डायगोनल जो एलिमेंट के ऊपर और नीचे ये क्या हो रहे, सेम एलिमेंट आ रहे, इसलिए सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब ही क्या होता है, एक जैसा। तो यहाँ पर डायगोनल के ऊपर और नीचे एक जैसे एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जो ए आई जे जो है वो इक्वल है ए जे आई के। तो यहां पर ये बन गई, यहां पर जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है तो डायगोनल एलिमेंट के ऊपर, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर क्या है BCF, तो नीचे भी BCF है, यानी AIJ जो है वो AJI के इक्वल है, यानी A11 इक्वल है A11 के, A22 A33 ये तो ठीक है, बट A12 इक्वल है A21 के, AIJ JI के चेंज हो गया तो मतलब ये एलिमेंट ये हो गया। इस टाइप से ये वाला जो है वो कौन सा है A13 है तो ये A31 के इक्वल हो गया। सिमिलरली A23 है ये A32 के इक्वल हो गया। तो यहां पर ये रूल ध्यान रखना है, ये जो लिखा हुआ है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है पता चल गया। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक चीज और देख लो कि कोई भी टू मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज जो होता है वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है। मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट और ट्रांसपोज इनटू मैट्रिक्स, ये तीनों का रिजल्टेंट एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। ये ध्यान रखना है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का अगर सम करें तो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। वो जो ए है वो स्क्वायर होनी चाहिए, सिमेट्रिक हो या नहीं हो,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमेट्रिक नहीं होनी चाहिए। मैट्रिक्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट करेंगे तो भी सिमेट्रिक ही आएगा और ये दोनों का प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक ही आएगा। करके बता देता हूं कि a प्लस ए टी सिमेट्रिक कैसे होगा, क्योंकि इसका ट्रांसपोज करो तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से इसका अलग हो जाएगा और इसका अलग हो जाएगा, तो इसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा और प्लस ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज ए आएगा, तो ये और ये क्या आ गया कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पर वापस वही मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है वो सिमेट्रिक है। सिमिलरली इसके और इसके लिए भी वही चीज होगी। इसके सिमेट्रिक में क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव ए आ जाए, कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव ए आ जाए। अगर बनानी हो कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक, तो एक बात ध्यान रखनी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज जीरो होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। और ऊपर यहां पर जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है जैसे 5 3 2, तो नीचे वाले जो एलिमेंट है सिमेट्रिक में तो सेम होते थे, बट यहां पर वैल्यू सेम होगी, बस साइन चेंज होगा। तो ऊपर 5 था तो -5 हो गया, ये -3 हो गया और ये -2 हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट है वैल्यू सेम है, बट नीचे वाले अपोजिट साइन के साथ आ जाएंगे। तो यहां पर देखो कि डायगोनल एलिमेंट तो जीरो है, तो ऊपर जो वैल्यू है बी सी एफ, नीचे -b -c -f आ गया। उसके बाद बात करते हैं ओड ऑर्डर वाली। ओड ऑर्डर का मतलब ए मैट्रिक्स है, ये 3x3 ऑर्डर की है, या 5x5 ऑर्डर हो सकती है, या 7x7 ऑर्डर हो सकती है। तो ओड ऑर्डर की कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो उसकी वैल्यू जीरो होती है। ये ध्यान रखना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ओड ऑर्डर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो, है ना। इवन ऑर्डर नहीं, 2x2 4x4 नहीं, उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर आएगा। बट यहां पर इनका ओड ऑर्डर वाले का जीरो होगा डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको पता चल गया है। और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज सब्सट्रैक्ट कर ले तो रिजल्टेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। जैसे सिमेट्रिक में क्या था, सिमेट्रिक में ट्रांसपोज ऐड करने पर क्या हो रहा था, सिमेट्रिक आ रहा था। बट स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ट्रांसपोज सब्सट्रैक्ट करने पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाती है। तो यहां पर एक प्रॉपर्टी और होती है कि ए आई जे जो होता है वो -a-ji के इक्वल होता है। तो वही चीज मैंने बता दी कि यहां पर जो ये है a12 वो -a12 के इक्वल है, पता चल ही रहा है। यहां पर जो a21 जो है 13 जो है वो a3 -a31 के इक्वल है। तो यहां पर कोई बड़ी बात है नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी ये वाली ध्यान रखनी है। तो स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक पता चल गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर कैसे लिख सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स ए है तो हाफ ए प्लस ए टी, ये तो सिमेट्रिक होती है, और ए माइनस ए टी अभी बताया था थोड़ी देर पहले स्क्यू सिमेट्रिक। इन दोनों का अगर एलसीएम लें या हाफ कॉमन ले लें, इन दोनों से हाफ कॉमन ले लो तो ये ए प्लस ए टी बचेगा और प्लस ए माइनस ए टी रिमेनिंग रहेगा। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ए प्लस ए टू ए हो गया और 2 से 2 भी कैंसिल होकर ए आ गया। तो यानी ए आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये पूरी भी सिमेट्रिक हो जाएगी और ये भी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी और ये सिमेट्रिक हो जाएगी। तो इस टाइप से यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स का अगर रिप्रेजेंटेशन पूछे इन फॉर्म सम की फॉर्म में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो आपको क्या लिखना, हाफ ए प्लस ए टी प्लस हाफ ए माइनस ए टी से। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने भी चीज बताई थी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ओड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज जीरो। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैट्रिक्स आती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये बोर्ड लेवल में नहीं होती है, अभी तक जो भी पढ़ी हमने वो सारी बोर्ड लेवल में यूज होती है। ऑर्थोगोनल क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट या ट्रांसपोज इनटू मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने पर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब ए मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल है। इसके अलावा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो +-1 होता है। क्यों होता है, यहां ध्यान से देखिए कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई आ रहा है। अगर बोथ साइड ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन का हम डिटर्मिनेंट ले लिया तो यहां पर ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो सिमिलरली ए डिटर्मिनेंट इंटू ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट, और आई का डिटर्मिनेंट तो 1 होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। आगे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में डिटेल में पढ़ेंगे ये सारी चीजें। अब फर्दर एक चीज और ध्यान रखना कि किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी आपने बोर्ड लेवल में, दोनों की डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम आती है। तो यहां पर ए डिटर्मिनेंट और यहां पर भी ए डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं 1, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास +-1 आया। तो इस टाइप से ये डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या +-1 होती है। किसी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज के प्रोडक्ट आई आता है तो ए ऑर्थोगोनल हो जाएगी, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू +-1 होती है।
ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आ गया है कि ए जो मैट्रिक्स है ये गिवन है और एबीसी जो है वो रियल पॉजिटिव नंबर से, यानी ध्यान रखना रियल पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नहीं होंगे। एबीसी की वैल्यू 1 दे रखी है और ए ट्रांसपोज इनटू ए वो है आई। तो यहां पर इसका मतलब ये कि ए क्वेश्चन में दे रखा है कि ऑर्थोगोनल, ये अगर नहीं देंगे और लैंग्वेज में लिख देंगे कि ए इज ऑर्थोगोनल, तो भी आपको यही समझना है, ये ध्यान रखना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो फर्स्टली आपके पास अगर ए टी इंटू ए इज इक्वल टू आई दे रखा है तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ए टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो ए ट्रांसपोज यानी गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख लेते हैं, तो रो को क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट सेकंड रो को बी सेकंड कॉलम बना दिया और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। मल्टीप्लाई अब क्या लिखना है, ए मैट्रिक्स ए लिखनी है। तो ए यहाँ पर आपके पास जो गिवन है वो लिख लेंगे, तो ए बी सी ए और यहाँ पर सी ए बी और इज इक्वल टू आई। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर, क्योंकि लेफ्ट में भी 3x3 है तो राइट में भी 3x3 होनी चाहिए। अब यहाँ दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होगा, ध्यान से देखो। तो ये रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेकंड मल्टीप्लाई होगा वो होगा, ये रो सेकंड से होगी तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और नेक्स्ट मल्टीप्लाई होगा ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड रो भी मल्टीप्लाई होगी रेस्पेक्टिवली तीनों कॉलम से, तो यहां पर ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। नेक्स्ट हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अनदर वन इज बी सी प्लस ए सी प्लस, नेक्स्ट हो जाएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। और लास्ट वाले रोज को भी तीनों कॉलम से करेंगे तो ये आ जाएगा ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। नेक्स्ट ये वाली चीज आ जाएगी अगेन बी सी प्लस ए सी प्लस बी ए बी। और लास्ट ये आ जाएगा आपके पास सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये इज इक्वल टू होगा आई के। आई का मतलब 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब यहां पर कंपेयर करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाएगा। यहां पर देखो तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो एक आ गया 1, ये एक रिलेशन बन गया आपके पास। और सेकंड रिलेशन बन गया आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये आपके पास ये वाला सेकंड एलिमेंट 0 के इक्वल है, तो 0 बन गया। बाकी जो भी देख लो सब सेम ही है, तो वो दो रिलेशन आपके पास बन गए यहाँ पर। तो फर्स्ट रिलेशन आपके पास बन गया ये वाला और सेकंड रिलेशन आपके पास बन गया ये वाला। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपको पता होगा, -3ab साथ में अगर लग जाए तो ये हो जाता है a प्लस बी प्लस सी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो यहां पर हमें एबीसी की वैल्यू पता है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पता है और ये पता है, बस ए प्लस बी प्लस सी नहीं पता है। तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहां देखिएगा कि हम कैसे फाइंड करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो गई 1, यहां पर गिवन है इसलिए प्लस 2 और ये हो गया 0। तो ये आपके पास a प्लस बी प्लस सी जो है वो आपके पास 1 आ गया। तो यहां पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपके पास क्या हो जाएगा, -3ab राइट में गया तो 3abc प्लस का हो जाएगा और प्लस साथ में ये आपके पास कितना है, a प्लस बी प्लस सी 1 आ गया और साथ में ये भी आपके पास a स्क्वायर प्लस 1 है और ये 0 है। तो ये आपके पास 3 और ये abc की वैल्यू 1 है और प्लस आगे 1 तो ये आपके पास 4, तो इसकी वैल्यू आपके पास 4 आ गई। तो इस टाइप से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देख लीजिए आप कुछ स्पेशल और मैट्रिसेस के बारे में। ऑर्थोगोनल हमने पढ़ा है कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज जो है वो प्रोडक्ट करने पर या मैट्रिक्स ट्रांसपोज को मैट्रिक्स से करने पर आई आ जाए और इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या होती है +-1, हमने प्रूव करके भी देखी। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आती है नेक्स्ट टाइप की वो है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है कि ऐसे मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर ए आ जाए। तो इसको डिस्कस करते हैं हम कि जैसे ये एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अगर इसका हमने स्क्वायर किया तो स्क्वायर कैसे करेंगे, a इंटू ए करके, तो सेम मैट्रिक्स अगेन सेम मैट्रिक्स लिख दी और दोनों का मल्टीप्लाई किया इस टाइप से, आप करके देख लीजिएगा।
तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करके सोल्व करने पर वापस सेम यही आती है, देख लीजिए यहाँ पर। तो ए आ गई वापस। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर ए स्क्वायर किया तो वो ए आ गया, तो मतलब ए जो मैट्रिक्स है वो क्या हो गई, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गई। तो ये आइडेम्पोटेंट टाइप पता होना चाहिए आप लोगों को। इसी टाइप से इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होती है आइडेम्पोटेंट की, तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट लीजिए, ये ले लिया। और किसी भी मैट्रिक्स का पावर है उसका डिटर्मिनेंट, कोई भी पावर उसका डिटर्मिनेंट लिया और डिटर्मिनेंट लेके वो पावर लगाओ, दोनों इक्वल होता है। तो यहां पर ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर लिख दूंगा और ये लेफ्ट में आके माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन आ गया तो या डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू या तो जीरो या वन आ गई। तो ये आपको ध्यान रखना है किसके लिए, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट या तो जीरो होता है या वन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल भी देख लिया इसका। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी पावर ए स्क्वायर भी ओ हो सकता है, ए क्यूब भी ओ हो सकता है, ए पावर 4 भी ओ हो सकता है। तो यहां पर और जो पावर से वो जीरो मैट्रिक्स बन रही है ओ का मतलब, तो वो उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर, उस ऑर्डर की वो नीलपोटेंट होगी। नील का मतलब क्या, याद रखने का तरीका, नील का मतलब कुछ नहीं मतलब जीरो। तो यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसकी पावर क्या हो, जीरो आ जाए। पावर में स्क्वायर, क्यूब, पावर 4 कुछ भी आ सकती है। तो नेक्स्ट एग्जांपल इसी का है। तो सो डेट एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये ऑर्डर 3 का नीलपोटेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर ए स्क्वायर जीरो नहीं आ रहा है, बट ए क्यूब करने पर यहां पर देखो जीरो मैट्रिक्स आ गई। तो यहां पर क्या हो गई, ये 3 ऑर्डर की नीलपोटेंट क्या आ गई, मैट्रिक्स आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर आई आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर आई आ जाए। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू के बारे में भी देखो। तो ए स्क्वायर जो है आई है, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लीजिए। तो यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वन होता है। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे तो प्लस माइनस वन आएगा। तो ये ध्यान रखना कि इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लस माइनस वन आती है। और नेक्स्ट इसका एग्जांपल है कि एक मैट्रिक्स है, इनवोल्यूटरी प्रूव करनी है। तो यहां पर इसका स्क्वायर किया, ए इंटू ए किया, तो इसको सोल्व करने पर आई आ गया। तो यहां पर ये गिवन जो मैट्रिक्स है ये क्या है, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो यहां पर आपको पता चल ही गया है कि ऑर्थोगोनल क्या होती है, आइडेंपोटेंट क्या होती है, नीलपोटेंट क्या होती है और इनवोल्यूटरी क्या होती है। लास्ट बची पीरियोडिक मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसका क्या हो कि ए स्क्वायर अगर जीरो नहीं है बट ए क्यूब जो है वो जीरो आ गया, तो यहां पर ये क्या हो जाएगी, के ऑर्डर की। अब जैसे यहां पर ए स्क्वायर जीरो नहीं है पर ए क्यूब जीरो है, यानी सेकंड ऑर्डर का ये क्या हो गया, पीरियोडिक हो गई। अगर यहां पर मैं बोलूं कि क्यूब जीरो नहीं है पर पावर 4 जीरो हो गई, तो मतलब थर्ड ऑर्डर की ये क्या हो गई, पीरियोडिक मैट्रिक्स हो गई। तो इस टाइप से ये भी पता चल गया। यहां पर इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो प्लस माइनस वन होती है। यहां पर इसकी डिटर्मिनेंट जो वैल्यू होती है वो जीरो और वन होती है, और इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होती है वो प्लस माइनस वन होती है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी आर टू आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, यानी ए और बी दो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है कि जिसका स्क्वायर वापस वही आ जाए। तो बी का भी स्क्वायर बी आएगा। अब प्रूव करना है कि एक तो और गिवन है साथ में, ए बी और बी ए जो है वो जीरो मैट्रिक्स है। तो ए प्लस बी कौन सी मैट्रिक्स होगी, इनवोल्यूटरी होगी, आइडेम्पोटेंट होगी, ऑर्थोगोनल होगी या नीलपोटेंट होगी। तो यहां पर इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है कि जिसका स्क्वायर करने पर आई आ जाए। तो स्क्वायर करके देखते हैं इसका कि आई आ रहा है, और ये क्या होती है कि जिसका स्क्वायर करने पर ए आ जाए। तो स्क्वायर करने पर आई आ रहा है या ए आ रहा है, तो यहां पर इसका स्क्वायर करके देखते हैं। तो स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स का स्क्वायर का मतलब टू टाइम्स उसका मल्टीप्लीकेशन। अब यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी। तो ए इंटू ए को आप ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ये यहां पर दे रखा है जीरो है, ओ मैट्रिक्स, प्लस ये भी ओ मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है, और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो रिमेनिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया। अब यहां ए स्क्वायर की वैल्यू क्या ए हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, और बी स्क्वायर बी हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसी तो आइडेम्पोटेंट होती है। यानी इसका आंसर हो गया आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी ए प्लस बी। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि लेट ए इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 such that a square is equal to o, then find trace of a matrix। ट्रेस क्या बताया था मैंने कि कोई भी मैट्रिक्स है उसके डायगोनल के एलिमेंट का सम जो होता है उस मैट्रिक्स का ट्रेस होता है। तो ए मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड करना है। पहले ए मैट्रिक्स हमें गिवन नहीं है, तो ए मैट्रिक्स को एज ए वेरिएबल हम एज्यूम कर लेंगे यहाँ पर। तो ए बी सी एंड डी। अब इसका जो ट्रेस होगा
तो ट्रेस क्या होगा इसका कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट यानी इसका और इसका सम, तो ए प्लस डी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास रिलेशन क्या गिवन है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ, तो यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ हमारे पास गिवन है। इट मीन्स क्या कि यहाँ पर ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए ए बी एंड सी एंड डी, अगेन ए बी सी एंड डी लिख देते हैं, इज इक्वल टू ओ का मतलब जीरो मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर को। यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर, यहां पर रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ए स्क्वायर प्लस बी सी, और फर्दर क्या आ जाएगा यहां पर ए बी प्लस बी डी। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, सेकंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से तो ए सी प्लस सी डी, एंड नेक्स्ट जो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो बी सी प्लस टी स्क्वायर, और यहां पर ये जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0 के इक्वल होगा। अब यहां पर हम ध्यान से अगर देखें तो क्या दिख रहा है कि यहां पर यहां से b कॉमन आ रहा है और यहां से c कॉमन आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू, कंपेयर करने से ये किसके जीरो के इक्वल होगा, तो ये जीरो हो गया। फर्दर इसी टाइप से ए सी प्लस सी डी कंपेयर करने पर ये किसके जीरो के इक्वल होगा, तो यहां पर c कॉमन आ गया तो a प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, जिससे c आपके पास जीरो हो गया फैक्टर से। नेक्स्ट यहां पर b कॉमन आ रहा है तो ये a प्लस डी इज इक्वल टू जीरो हो गया, देन b इज इक्वल टू आपके पास जीरो आ गया। पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, a प्लस डी की यहां पर, तो यहां पर आपको क्या चाहिए ए और डी की वैल्यू चाहिए, तो रिमेनिंग वाला ये वाला जो है वो कंपेयर होगा जीरो के साथ, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी जीरो हो जाएगा, और फर्दर यहाँ पर बी सी प्लस डी स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा, तो बी सी प्लस डी स्क्वायर भी आपके पास जीरो हो जाएगा। तो आपके पास ए स्क्वायर ए फाइंड करना है और डी फाइंड करना है, तो बी की वैल्यू जीरो है क्योंकि देखो यहाँ पर बी जीरो आ गया आपके पास, तो ये बी की वैल्यू जीरो से बी सी जीरो हो जाएगा, तो ए स्क्वायर जीरो आने पर आपके पास ए जीरो आ गया। नेक्स्ट फर्दर आपके पास जो है सी जीरो है तो बी सी भी जीरो आ जाएगा, सी मल्टीप्लाई होकर डी स्क्वायर जीरो आ गया, डी वैल्यू जीरो आ गई। तो आपके पास फाइनली ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए क्या आ गया, ए प्लस डी, यहाँ पर जो ट्रेस है वो, और ए जीरो है डी भी जीरो है, तो यहाँ पर फाइनली ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स जीरो आ गया, इट मींस बी इज द करेक्ट आंसर। अगर किसी स्टूडेंट ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लिखा हुआ है आपको पता ही है, लाइक और शेयर करते रहे, पीडीएफ डाउनलोड कर ले। उसके बाद आज का लेक्चर यही तक है। नेक्स्ट फर्दर हम नेक्स्ट कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो कल आएगा आपके लिए, उसमें डिटर्मिनेंट्स के बारे में डिस्कशन होगा, डिटर्मिनेंट क्या होता है, माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, फर्दर डिटर्मिनेंट की वैल्यूज क्या होती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हो जाएगी, प्रॉपर्टीज पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आएंगे, सिंगुलर नॉन सिंगुलर, उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। देन उसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। इनवर्स मैट्रिक्स क्या होती है, इनवर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात होगी, और फर्दर फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आएगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि एक क्वेश्चन इस पर आता ही आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन इस पर होता ही होता है। तो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन मैट्रिक्स मेथड, और बोर्ड लेवल में नहीं था क्रैमर रूल, डिटर्मिनेंट मेथड, ये भी पढ़ेंगे। फिर इस पे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस पढ़ेंगे, और फर्दर फिर होमोजेनियस साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये भी बोर्ड लेवल में नहीं होती, ये भी इंपॉर्टेंट है, उसके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद लास्ट ईयर जेईई में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 2020 का क्वेश्चन नहीं है, अलग अलग शिफ्ट में इस टाइप से 2019 के क्वेश्चंस भी आगे डिस्कस होंगे, और 2018 के भी 17 के भी, तो जितने पॉसिबल हो सके क्वेश्चंस में डिस्कस कराएंगे। तो कल ये सारा पढ़ेंगे, कल वाला लेक्चर देखने से पहले ये वाला लेक्चर कंप्लीट अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, और आपके पास ये क्वेश्चन करने के बाद सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस और हो प्रैक्टिस करने के लिए तो वो भी करें। और फेस केमिस्ट्री के लेक्चर्स हम फैकल्टी से बात हो रही है, तो 2-3 दिन में उसकी भी अपडेट आ जाएंगी कि लेक्चर कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या होगा। तो एक बार मैथ से स्टार्ट करें आप लोग, जो भी प्लान बताया आई होप आप सारा फॉलो कर रहे होंगे। अपनी तरफ से थोड़ा बहुत चेंज किया होगा या अपनी सहूलियत के हिसाब से जो भी, बट आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। कुल मिलाकर जो एम है वो 2020 मेंस में आपकी रैंक अच्छी आनी चाहिए, परसेंटेज अच्छे बनने चाहिए, और आपको एंड में अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्योंकि सब कुछ मेन वही अब मैटर करेगा आपकी आगे आने वाले फ्यूचर को डिपेंड करने के लिए। ओके, थैंक यू।